Hello students, welcome to my YouTube channel Accountancy Adda. Now the time for economics. इकोनॉमिक्स में आज एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। कहते हैं बड़ा ही मुश्किल सा चैप्टर है, बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन अगर आप एक एक करके सारी वीडियो देखते रहेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर लगेगा और इजीली आप खुद भी समझेंगे और अपने दोस्तों को भी। जो लोग ये आपसे कहते हैं कि भाई नेशनल इनकम तो हमको समझ में ही नहीं आता, बड़ा मुश्किल है, तो उन को भी आप समझा पाओगे कि नेशनल इनकम तो बड़ा ही ईजी है। तो कौन कौन से इसमें टर्म्स यूज होते हैं, क्या मीनिंग है नेशनल इनकम का, कौन कौन से टर्म हैं, इस छोटी सी वीडियो में हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। माने कि जो इसके कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो नॉर्मली नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है? नेशनल इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो कि टोटल इनकम है एक अकाउंटिंग पीरियड की, एक पर्टिकुलर कंट्री की, और किसने अर्न की है? नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है। जैसे कि मैंने एक छोटी सी मीनिंग यहाँ पे लिया हुआ है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, sum total of factor income earned by normal residents of a country during a period of an accounting year। क्या मतलब कि एक साल के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? वही 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च वाला अकाउंटिंग ईयर। उस अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जितना भी फैक्टर इनकम्स के थ्रू अर्न किया। अब ये फैक्टर इनकम्स क्या है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने हालांकि क्लियर किया है, शॉर्ट में मैं आपको फिर भी बताऊंगा। ये फैक्टर इनकम्स क्या है? फैक्टर इनकम्स का मतलब है वो इनकम जो हमने बाई फैक्टर, फैक्टर को यूज करके हमने कमाई है। फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फैक्टर इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है ना कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, पता है ना आपको? फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बिल्कुल, लैंड, लेबर, कैपिटल, पता है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा या एंटरप्राइज। ठीक है, ये 4 होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसे कहेंगे फैक्टर इनकम। घबराने की बात नहीं है। जैसे अब आप कहो सर ये तो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता दिया, फैक्टर इनकम कहाँ है? तो बहुत सिंपल है, लैंड को यूज करते हो तो लैंड के बदले में क्या रिकवरी होगी? रेंट मिलेगा। लेबर की अगेंस्ट में क्या मिलेगा? आइदर वेजेस और सैलरी मिलेगी, कंपनसेशन। कैपिटल यूज कर रहे हैं, कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट मिलेगा और ये क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फैक्टर इनकम होते हैं। और जो कौन अर्न कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। अभी नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मैंने इसमें टॉपिक लिया हुआ पहला डोमेस्टिक टेरिटरी। ये टर्म आपको बड़ा ही कंफ्यूज करेगा, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग है पॉलिटिकल टेरिटरी। मींस डोमेस्टिक टेरिटरी, इट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या बॉर्डर ऑफ ए कंट्री इन और आउटसाइड द कंट्री। मींस कि जैसे सपोज एक एग्जांपल देख समझते हैं कि भाई मेरी अगर कोई भी इंडियन कंपनी है या इंडियन कोई भी है, अगर वो बाहर किसी दूसरे देश में भी अगर वो काम कर रहा है तो उसको भी मैं एज ए डोमेस्टिक टेरिटरी में मान के चलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे यहाँ से शिप जाते हैं, कहाँ जाते हैं? चाइना जाते हैं। तो भले ही वो शिप है लेकिन कहाँ? चाइना में जा रहा है, तो कहाँ का काउंट किया जाएगा? वो बिल्कुल डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा क्योंकि वो मेरा इंडियन शिप है। ठीक है ना, इंडियन शिप है, वो ध्यान रखेंगे आप। ऐसे मान के चलो कोई इंडियन कंपनी है कहीं बाहर जाके काम कर रही है तो उसको भी मैं क्या मानूंगा? बिल्कुल डेफिनेटली क्या मानूंगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको काउंट करूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं सपोज दैट और अगर एग्जांपल लेना चाहता हूं, इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी जैसे कि अगर पाकिस्तान में, चाइना में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में अगर वहां पर हमारी इंडियन एम्बेसीज हैं तो उसको मैं क्या काउंट करूंगा? डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक मानूंगा। लेकिन अगर सपोज इंडिया में कोई पाकिस्तानी एम्बेसी है या अमेरिका एम्बेसी है तो उसको वो एम्बेसी जो डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी वो अमेरिका की मानी जाएगी।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग है कि वो टेरिटरी वो जो कि इंडियन के लिए है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो इन और आउटसाइड द कंट्री बताना, या तो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है, या फिर इंडिया से बाहर भी है, लेकिन उसमें वो संबंध किससे है, वो इंडिया से है। बताया ना आपको, पॉलिटिकल जो संबंध है हमारे, उन सबको डोमेस्टिक टेरिटरी में हम काउंट करते हैं। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तब हम क्या उसको मानेंगे, और नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम में एक वाइड कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम माने घर की इनकम, माने जो इंडिया का मैप है उस मैप के अंदर वाली इनकम है, वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता हूँ, क्योंकि नेशनल इनकम स्टडी कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में हमारा आता है डोमेस्टिक टेरिटरी को। डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है नॉट ओनली वो जो मैप आपको दिखाई देता है ना, ठीक है ना, वो मैप जो दिखाई देता है, वो मैप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल और भी रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में, उसमें जो हमारे बिजनेस चल रहे हैं उनके साथ में, या हमारा जैसे अभी एरोप्लेन जा रहा है हमारा यहाँ से, हवाई जहाज इंडियन एयरलाइन कहाँ जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, तो वो है इंडियन एयरलाइन, कहाँ गई, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में, लेकिन हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए, नेक्स्ट माइनस में एक चीज ली हुई है आपके सामने, नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ये आपको एक परेशान करने वाला है। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम में हम केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम ही काउंट करते हैं। अभी नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं, डोंट बी पैनिक, पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग होता है, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स in a country for a period more than 1 year and whose center of economic interest lies in that country। यहाँ पे दो चीजों कॉमन आई। अगर मैं नॉर्मल रेजिडेंट को समझना चाहता हूँ तो मुझे दो चीज समझनी है, एक ऑर्डिनरी रिजाइड्स और नंबर 2 इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अभी ऑर्डिनरी रिजाइड्स का मतलब क्या है, नॉर्मली वो इंडिया में रहता हो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, या कम से कम 1 साल तो वो रहता ही रहता हो, 1 ईयर तो रहता हो। अगर 1 ईयर से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन अगर लेस देन 1 ईयर होगा तो नहीं चलेगा। तो 1 साल से ज्यादा हो, ऑर्डिनरी रिजाइड्स है, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर कोई पर्सन है, और कहाँ का है वो, सपोज दैट अमेरिका का है, इंडिया में आके रह रहा है पिछले 3 सालों से, क्या उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, डेफिनेटली मानेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो होगा, ठीक है। दूसरा क्या, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कंट्री में होना चाहिए, मतलब उस इंडिया में होना चाहिए, हमारे इंडिया में होना चाहिए, इंडिया की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इंडिया की नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, डोंट बी पैनिक। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है वो वहीं पर रहता है, वहीं पे अपने फैक्टर्स, वहीं के फैक्टर्स को यूज करता है और वहीं से इनकम जनरेट करता है। माने वहीं का लैंड ले रहा है, लेबर ले रहा है, कैपिटल भी ले रहा है, एंटरप्राइज भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, वहां पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर है। मतलब ऐसा नहीं कि कमाया तो यहाँ पे इंडिया में और लेकर आ गया अपने दूसरे देश में ले गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, जो वहीं पे रह रहा है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे पी रहा है, सब काम वहीं पे कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक नॉर्मल रेजिडेंट के लिए जरूरी है दो चीजें, कौन कौन सी, नंबर वन ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। नॉर्मली उसको रहना चाहिए कहां पर, कहां पर, उसी कंट्री में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए कम से कम। और दूसरा उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहां पर है, वो इंडिया के अंदर ही है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट अगर हमको क्लियर हो गए, कौन कौन थे, एक तो मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी बताई, क्या बताया था अभी इसका एग्जांपल वही जल्दी से बता दूं, जल्दी से एग्जांपल, वो एग्जांपल क्या था इसका, एग्जांपल अभी मैंने बताया था ना आपका, कि जैसे इंडियन एयरलाइन कहाँ गई थी, फ्रांस गई थी। अब आपको सर थोड़ी देर पहले तो आपने अमेरिका बोला था, अरे तो दूसरे कंट्री में जा रही है ना, तो उसको भी मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करूंगा, ठीक है। चलो, दूसरा मैंने नॉर्मल रेजिडेंट आपको क्लियर कर दिया। चलिए, थर्ड है आपके सामने सिटीजन। अब ये सिटीजन क्या है, सिटीजन के अंदर ये अगर वो 2 कंडीशन, यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। जैसे नंबर 1, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कि अगर उसका जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया में है, वो इंडिया के मैप के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में, कहीं पर भी और उसका जन्म हुआ है बाई बर्थ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको सिटीजन बोलेंगे, इंडियन सिटीजन बोलेंगे। दूसरा, बाई सम लीगल प्रोविजन, ऐसा होता है कभी कभी, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा देश में किस्सा चल रहा था, फिलहाल तो अभी हमारा जो चल रहा है, उससे पहले एक किस्सा आया था, उसका किसका आया था,
रोहिंग्यास वगैरह का, बांग्लादेशी वगैरह का, आपको पता है अभी बहुत बड़ा पैनिक वो हुआ था। तो क्या है कि अगर वो लोग कंडीशंस पूरी कर लेते हैं, लीगल प्रोविजन पूरी कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट उनको क्या करेगा, गवर्नमेंट कहेगा कि आप हमारे सिटीजन्स हैं, आप हमारे सिटीजन्स हैं, तो उनको सिटीजन बनाएगा, उनको सिटीजनशिप कार्ड दे देगी कि ठीक है नाउ यू आर सिटीजन। होता है ना कि अमेरिका में जाना, तो अमेरिका की वहां सिटीजनशिप लेने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रीन कार्ड लेना होता है, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो वहां के हम सिटीजन बन गए। तो सिटीजन का मतलब क्या है, सिटीजन का मतलब भाई या तो बर्थ, उसका जो बर्थ प्लेस है वो वहां पर हो, और या फिर भाई हम लीगल प्रोविजन, वो सब लीगल कुछ लीगल प्रोविजन पूरे करें, कि जैसे कि सपोज 3 साल कम से कम रहना चाहिए, उसके बाद जो है वो यहीं पे अपना बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस का पैसा जो भी वो अर्न कर रहा हो वहीं की वहीं रख रहा हो, ऐसा नहीं कि पैसा वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह लेके जा रहा हो, ऐसा नहीं। तो बाई सम लीगल प्रोविजन उसको वो सिटीजन हो सकता है। आई होप सो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फोर्थ आपका आइटम है फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम यार कितनी बार तो बताया आपको, भूल जाते हो बार बार, अभी तो बताया फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अर्न बाई रेजिडेंट, अर्न बाई रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, मींस कि मैंने फैक्टर सर्विस को यूज करके पैसा अर्न किया है, उसी को मानूंगा मैं, क्या मानूंगा, फैक्टर इनकम मानूंगा मैं। क्या कि सपोज मैंने अपनी लैंड दी है, उस लैंड के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, उस लैंड के बदले में मुझे रेंट मिल रहा है या मुझे रॉयल्टी मिल रही है, मानूंगा फैक्टर, क्योंकि वहां मेरा फैक्टर यूज हुआ है, ठीक है ना। या सपोज दैट मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हुआ, मैं खुद उसमें वर्किंग में हूँ, मैं खुद अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो उस सर्विस के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, उस सर्विस के बदले में मुझे मिल रहा है वेजेस या सैलरी, तो मैं फैक्टर यूज कर रहा हूँ ना। या कैपिटल यूज कर रहा हूँ, कैपिटल भी एक फैक्टर है, तो उसके थ्रू में यूज कर रहा हूँ। या हो सकता है कि इंटरप्राइज, इंटरप्राइज माने मैं खुद का एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ। तो मेरा कुल कहने का मतलब है फैक्टर इनकम अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस देने के साथ ही इसकी अर्निंग होनी चाहिए। नंबर 2, इंक्लूड इज द नेशनल इनकम, साफ साफ बता रहे हैं कि केवल फैक्टर इनकम, दिमाग के अंदर कान खोल के डाल लीजिए कि ओनली फैक्टर इनकम विल बी कंसीडर एज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात करेंगे तो केवल फैक्टर इनकम को लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया था, ऊपर बताया था कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, जैसे आपका रेंट है, ठीक है, सैलरी है, बेजेस है, सैलरी, बेजेस, ठीक है ना, इंटरेस्ट एटसेट्रा। अच्छा ये तो बात होती है। अब लेकिन एक चीज आती है ट्रांसफर इनकम, ये आपको बड़ी कंफ्यूज करेगी, सर ये नेशनल इनकम में ये ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम आपने समझाया समझ में आ गया, लेकिन नेशनल इनकम क्या चीज है, चलो नेशनल इनकम भी समझ लेते हैं। ये ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम है अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस इन द रिटर्न। ये क्या कह दिया इन्होंने, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने कहा कि वो ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी जो बिना किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किए हुए अगर हमने इनकम जनरेट की है तो। क्या मतलब कि माने इनकम जनरेट किया वो विदाउट एनी फैक्टर, बिना किसी फैक्टर के, कैसे सर, समझ में नहीं आया। अरे भाई सिंपल सी बात है, ना तो उसने लैंड यूज किया, ना उसने कैपिटल यूज किया, ना उसने कोई लेबर यूज किया, ना उसने एंटरप्राइज यूज किया, फिर भी उसको इनकम हो रही है, तो उसको ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। कैसे, चलो एक एग्जांपल देखिए कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे, जैसे सपोज है डोनेशन, डोनेशन, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ठीक है, डोनेशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, लॉटरी लग गया, ये सब क्या है, बिना किसी फैक्टर के हम उसको इनकम में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम माने अर्न विदाउट, कंसीडर करेंगे विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस इन द रिटर्न। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर इनकम नॉट कंसीडर, नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड करते हैं फैक्टर इनकम को लेकिन ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखना, दिमाग के अंदर डाल दीजिए इसको। एग्जांपल मैंने बताया ना, डोनेशन, चैरिटी, लॉटरी लग गया, पतंग जीत गई, ठीक है ना, केबीसी खेलने गए थे, केबीसी में जाकर के तुरंत वहां पे लॉटरी लग गई हमारी, 7 करोड़ का सवाल जीत गए, 7 करोड़ रुपए जीत के ले गए, लेकिन वो ट्रांसफर इनकम माना जाएगा, दैट नॉट बी कंसीडर इन द नेशनल इनकम। समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फैक्टर इनकम क्या नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, आप क्या कहेंगे, यस डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज only factor incomes are considered in the national income while the transfer income cannot be considered in the national income। इसके साथ साथ मैंने आपको और भी चीजें बताई थी,
क्या था, एक आपका एक टॉपिक आया आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स कौन सा होता है? फाइनल गुड विच आर रेडी फॉर द कंजम्पशन। फाइनल गुड्स विच आर रेडी फॉर द कंजम्पशन, जो कंजम्पशन करने के लिए बेचा बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल बेचने के लिए तैयार है हम, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कंजम्पशन, अभी कंजम्पशन के फॉर्म में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन, शुगर केन का हमने क्या निकाला, क्रश किया और उसको करने के प्रोसेसिंग करने का उसको शुगर बना के तैयार कर दी, तो शुगर क्या है? शुगर इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि डायरेक्ट हम उसको चाय में, दूध में, कॉफी में मिला के पी रहे हैं, लस्सी में मिला के पी रहे हैं, गर्मी आ गई लस्सी में मिला के पी रहे हैं, तो फाइनल गुड्स। तो ओनली फाइनल गुड्स आर कंसीडर इन द नेशनल इनकम, फाइनल इन गुड्स को ही लेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, जो अभी नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्लियर नहीं की है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे कि अभी शुगर केन की बात कर रहा, शुगर केन को मैंने क्रश किया और क्रश करके उसको जूस निकाला, जूस को निकाल मैंने एक साइड में रख लिया, अभी उसका वो शुगर बन के तैयार नहीं हुआ, ठीक है, तो वो अभी अंडर प्रोसेस है, दैट विल बी काउंट इन द इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स जो कि फिनिश है, कंजम्पशन के लिए तैयार है, उसे हम कंसीडर करते हैं इन द नेशनल इनकम, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक आपको। नेशनल इनकम क्या है कि इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर इंडिया के अंदर जो भी हमने नेशनल इनकम जनरेट की है बाय यूजिंग द फैक्टर इनकम, और किसने अर्न की है? नॉर्मल रेजिडेंट ने। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी तक अगर नहीं किया है आपने तो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्रेस द बेल आइकन। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नेशनल इनकम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।